अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नावल बिन मांगी दुआ। इनकी राइटर हैं इफ़त सहर ताहिर। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इम्तियाज़ अहमद डाइनिंग टेबल पर पहुँचे तो सफ़ीना नाश्ते के लिए मौजूद थी। वाओ, बड़ी खुशबुएं लगा रहे हो आजकल। सफ़ीना ने फ़ज़ा में सूंघते हुए लतीफ़ सा तंज़ किया तो वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए ठिठक से गए। तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो छोड़ देता हूँ। चश्मा और मोबाइल टेबल पर रखते हुए उन्होंने अपना अंदाज हमेशा की तरह दोस्ताना ही रखा। खैर, ऐसी भी कोई खुशफहमी नहीं मुझे कि मेरी खातर तुम कुछ छोड़ते फिरोगे। इनके आगे आमलेट की प्लेट खिसकाते हुए वो दूसरी प्लेट में टोस्ट रखने लगी। इम्तियाज़ अहमद को मालूम था ये दुआ सा कहाँ से उठ रहा है। कमाल करती हो सफ़ीना बेगम, मैं कौन सा चार चार करके बैठा हूँ जिन्हें छोड़ के तुम्हें खुश करने की कोशिश कर सकूँ। उन्होंने नाश्ता शुरू करते हुए नीम मजाही अंदाज में कहा। हो ना हो, यहाँ तो एक ही दिल पर बहुत बारी है, सफीना ने जल कर कहा तो वो तवज्जो दिए बगैर अपने लिए कप में चाय निकालने लगे। सफीना का दिल और जला और ऐसा हमेशा इसी वक्त होता था जब वो इम्तियाज़ अहमद से उलझना चाहती और वो यूं इनसे दामन बचाते जैसे वो कांटेदार जारी हों। इनकी तलमलाहट बड़ी खामोशी को महसूस करते हुए इम्तियाज़ अहमद ने खुद ही बात बदल डाली। मोइस चला गया यूनिवर्सिटी, जगह के आई हूँ, फ्रेश होके आ रहा है। एज़दा और ज़ारा चले गए हैं कॉलेज, मजबूरन ही सही, मगर सफीना बेगम को भी अपना मूड बहाल करना पड़ा। इसी वक्त निखरा निखरा से मोइस चला आया। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम। आज इतनी देर? इम्तियाज़ अहमद ने नज़र भर के खूबरू बेटे को देखा। जी अब्बू, पहले 2 पीरियड फ्री थे, सोचा आराम ही कर लिया जाए। वो मुस्कुराया और इसकी मुस्कुराहट देखकर इम्तियाज़ अहमद को एहसास हुआ इनका सबसे चुलबला और हाजिर जवाब बेटा हुआ करता था, मगर अब एक अजीब सी संजीदगी और लिया दिया सा अंदाज इसकी पहचान बनता जा रहा था। हूँ, अच्छा किया। उन्होंने चाय का कप उठाया। सवीना ने जूस का गिलास भर के मोइस के सामने रखा। इसी वक्त इम्तियाज़ अहमद का मोबाइल बजने लगा। ठीक से नाश्ता करो मोइस, ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी जाके अलम गलम से पेट भरा जाए। सफीना ने बेटे को टोक रही थी। अच्छा। इम्तियाज़ अहमद मुहब्बत से अंदाज में फ़ोन पे बात कर रहे थे। कितने चाहिए? इनका लहजा मथम पड़ा तो सफीना के कान खड़े हो गए। अच्छा, कब तक? इम्तियाज़ अहमद इन्हें मतवज्जा होते देखकर उठ गए। मोबाइल इनके कान से लगा हुआ था। वो वहाँ से हट गए। अच्छा ठीक है, मैं पहुँचा दूंगा, तुम फिक्र मत करो, वो धीमी आवाज़ में कहते हुए दूर चले गए थे। देखा तुमने किन हवाओं में उड़ रहे हैं, दांत पीसते हुए सफीना ने कहा तो मोइस चौंका। जी मामा, कौन उड़ रहा है? यही तुम्हारा बाप, और कौन? कई दफ़ा ऐसे ही खुफिया फ़ोन आते हैं दिन में। वो तिलमिला रही थी। मोइस ने एक सुलगती निगाह इधर डाली जिधर इम्तियाज़ अहमद गए थे। वो क्या नावाकिफ़ था? बाप की इस अदा से हरगिज़ नहीं। ये वो फ़ोन कॉल थी जो वो इसकी माँ के सामने सुनने की हिम्मत नहीं रखते थे, मगर जिसे सुनने से वो इन्हें रोक नहीं सकता था। कम ऑन मामा, ऐसे कोई खुफिया ताल्लुकात ऐसे कोई खुफिया वालों से ताल्लुकात नहीं हैं इनके। मोइज़ ने सरासर इन्हें बहलाया। लिख के रख लो। मोइज़, तुम्हारा बाप अभी तक इस खराफा से राब्ते में होगा। दुनिया छोड़ दे इसे, ये कभी नहीं छोड़ेगा। इस मौजू पर सफीना हद से ज़्यादा जहरीली हो जाती थी। कैसी बातें करती हैं आप? सालों पहले वो किस्सा अबू अपने हाथों अपनी मर्ज़ी से ख़त्म किया था, फिर भी आपको यकीन नहीं आया। झुंझला सा गया वो। मगर ये बात भूलो मगर ये मत भूलो कि वो मजबूर हो गया था इस किस्से को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसके हाथ कुछ आने वाला नहीं था। मैं तो मजबूरी का सौदा हूँ इस शख्स के लिए। सफीना ने उला से कभी माजी का एक लफ्ज़ ना छुपाया था, क्योंकि ये इनके बाप का माजी था। अपना होता तो यकीनन छुपाती। इम्तियाज़ अहमद लौट आए। ऑफिस से फ़ोन आया था, इनकी वजाहत कतई गैर ज़रूरी थी तो यही बैठ के सुन लेते। यहाँ कौन सा पाबंदी है ऑफिस के मतलब बात करने पर? तुम तो यूं उठ के कोने में गए जैसे पुरानी महबूबा ने फ़ोन कर दिया हो। सफीना की ज़बान के आगे खाई थी। अब की बार इम्तियाज़ अहमद को भी बुरा लग गया। सोच समझ के बात किया करो सफीना, छोटे छोटे लफ्ज़ों की पकड़ बहुत सख्त हुआ करती है। फिर वो इन्हें मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर मोइस की तरफ मुतवज्जा हुए। तुम फारिग हो चुके हो तो मुझे ज़रा बैंक ले चलो, फिर ऑफिस छोड़ देना। इनकी गाड़ी वर्कशॉप में थी और आजकल इनके पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मोइस पर ही थी। जी चलिए। वो फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। इस मौजू ने इसकी तबीयत अच्छी खासी मकददर कर दी थी। जाने इस मौजू के साथ मोइज़ अहमद कैसे तार जुड़े थे कि इसकी सोचें मुर्तअश हो जाती और वो खुद को बेतनहा और बेबस पाता। हो ना हो ऑफिस का फ़ोन। अभी मैं मोबाइल चेक करती तो पोल खुल जाती जनाब की।
जवान औलाद का लिहाज किया मैंने, वरना सफीना का गुस्सा इनके जाने के बाद भी ठंडा न हुआ था। वो मुसलसल बुड़बड़ा रही थी। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इम्तियाज़ अहमद ने एक नज़र इससे देखा, फिर तासुफ से बोले, अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? ख्वामख्वाह अपना बीपी शूट करती रहती है। इनके सामने जब खुफिया फ़ोन आएंगे तो इनका बीपी लाजमी शूट करेगा। मोइस का अंदाज खफगी बड़ा था। तुम भी? इम्तियाज़ अहमद को बुरा लगा। क्या अबू, ख्वामख्वाह का दर्द सर पाल रखा है आपने? क्यों अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब कर रहे हैं? याद करें मामा का रवैया तब से इतना पॉजेसिव हुआ है जब से इन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ है। मोइस ने इन्हें याद दिलाया। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बड़े सरसरी अंदाज में पूछने लगे, तुम बताओ, तुमने अपने फ्यूचर के मतलब क्या सोचा है? मोइज़ ने बेख्तियार बाप का चेहरा देखा। वो विंड स्क्रीन के पार देख रहे थे। मोइज़ इनके सवाल की गहराई अच्छी तरह समझता था। तभी सामने मुतवज्जा होते हुए खुश्क लहज में बोला, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरजीहात के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, और अगर इसमें मेरी कोई ख्वाहिश भी शामिल हो जाए तो। इनके लाबो लहज में एक आस, एक उम्मीद सी उतरी थी, जिसे महसूस करते हुए मोइज़ अहमद का दिल वैसे ही पिघलने लगा जैसे आज से 3 साल पहले इसने सर झटका। आप बोल रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश का बोझ उठा रहा हूं मैं। इस याद ने हस्ब मामूल इसे तल्ख कर दिया था। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो माइस। अगर एक कदम मैंने उठाया है तो दूसरा तुम उठाओ। उन्होंने बदसूर मसाल खाना अंदाज में अपना रखा था। मैं तो कदम उठा चुका हूँ, मगर अब बस और कुछ नहीं। मैं इस राह पर चलना ही नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगी के लिए मैं अपने दिलो दिमाग की तमाम तरजमंदी के साथ फ़ैसला करना चाहता हूँ। इसने सुलगते हुए कतई अंदाज में जवाब दिया। इम्तियाज़ अहमद ने लब बिंचे। मोइज़ ने बैंक के सामने गाड़ी रोकी। ये टॉपिक मुझे टेंशन के अलावा और कुछ नहीं देता। अब्बू मामा के सामने मैं ख़ुद को चोर सा महसूस करता हूँ, क्योंकि इस राज में मैं आपका शरीक हूँ। वह जज्बाती हो रहा था। कदरे रुका और फिर तलही से बोला, बल्कि इस गुनाह में भी जिसे करने की इजाज़त मामा ज़िंदगी भर ना देती। तुम महज जज्बाती हो रहे हो माइज़। कभी इससे मिलोगे तो यकीन करो मेरे फ़ैसले को बेहतरीन पाओगे। वो गाड़ी से उतरते हुए रसानियत से बोले। मोइज़ ने सुलगती हुई निगाहों से इन्हें बैंक में दाखिल होते देखा। हो ना हो बेहतरीन फ़ैसला, जिसका तवान 3 साल से मोटी मोटी रकमों की सूरत से बढ़ रहे हैं आप। इसकी रग रग में वहशत बनने लगी। तो बड़ा गंदा सोचों से निजात हासिल करने के लिए इसने गाड़ी में शोर म्यूज़िक लगा लिया और सीट से सर टकाकर आंखें मूंद कर खुद को पुरस्कून करने लगा। क्या बात है, किन ख्यालों में खोई हुई हो? दब से इसके पास घास के किते पर बैठते हुए हिना ने कुछ इस कदर अचानक आके पूछा कि वो पल भर को गड़बड़ा सी गई। फिर जल्दी से खुद को संभाला। इतनी जल्दी पीरियड ख़त्म हो गया? इसने बात बदलना चाही, मगर हिना बेवकूफ़ हरगिज़ ना थी। मोहतरमा, आधे घंटे का पीरियड था और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जब मैं गई थी तब भी तुम इसी पोजीशन में बैठी हुई थी, और अब जब मैं आई हूँ तब भी वैसे ही बैठी हुई हो। मसला क्या है? कुछ नहीं यार, बताया तो था, सर में दर्द है। तभी तो क्लास में भी कि तभी तो क्लास भी बंक की है मैंने। इसने बेख्तियार दोनों हाथ चेहरे पर फेरते हुए गोया वहाँ से शगिस्तगी के तासरात को मिटाने की कोशिश की। अल्लाह, हिना ने जैसे अपनी झुंझलाहट पर काबू पाने के लिए गर्दन घुमाकर थोड़ी दूर लान में बैठे लड़कियों के ग्रुप को देखना शुरू कर दिया। वो यूं ही साकित और सामत बैठी रही। हिना ने चंद लम्हों के बाद इसे घूर के देखा। तुम्हारा मसला पता नहीं क्या है अबीहा, कि तुम हर पल एक गुमगश्ता सियारा बने रहना चाहती हो, जिसे हर वक्त कोई खोजता रहे। खुद से मजाल है जो एक लफ्ज़ भी फूट दो। वो खज्जल सी हुई। पिछले 3 साल से वो दोनों बेहतरीन सहेलियाँ थीं और अबिया से इतना जान नहीं पाई थी जितना हिना इसे समझ चुकी थी। सेमेस्टर की फ़ीस के लिए परेशान हूँ, हिना ने यकलत की इतने तकीकन से पूछा कि वो जो मसम इरादा किए बैठी थी कि कम अज़ कम हिना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। चुप की चुप रह गई। चंद सानियों तक इसका चेहरा देखने के बाद हिना ने लापरवाही से कहा, अच्छा छोड़ो इन फजूल और फालतू के मसाइल को, चलो कैंटीन में चल के गर्मा गर्म समोसे खाते हैं, साथ में ठंडी ठार बोतल। अबीहा ने शुक्वाकुना नज़रों से इसे देखा और फिर नाराज़ी से बोली, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मेरे सर में दर्द है। हाँ, फ़कत दर्द ही दर्द है, इसमें दिमाग तो है नहीं सिरे से। हिना तंज पर उतर आई तो इसका दिल गदास होने लगा। घर फ़ोन किया था? हिना ने जैसे इस पर तरस खाकर पूछा। हाँ, कह तो रहे थे कि पैसे भिजवा दूंगा, मगर कल लास्ट डेट है फ़ीस जमा कराने की। बल्कि हॉस्टल के ड्यूज़ पे करने की डेट तो गुजर भी चुकी। अबीहा के लहजे में महसूस कुन फ़िक्र थी, थकन थी।
مجھے ایک بات تو بتاؤ یار، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے تمہارا یوں ہاسٹل میں رہنا، بلکہ ان 3 سالوں میں نے تمہیں کبھی کبھار ہی گھر جاتے دیکھا ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، اور بس۔ اور یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر ابیہ مراد کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ جو اس کا باپ ہونے کا دعوے دار تھا وہ اسے محض چند گھنٹے کے لیے ٹہلانے ہی لے جا سکتا ہے، اور بس۔ وہ تو شکر تھا کہ چھٹیوں میں ہینا گھر چلی جاتی تھی، ورنہ اسے یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ ان دنوں بھی ابیہ یہی ہوتی ہے۔ ہاسٹل ویران ہو جاتا۔ وہ تو اللہ مہربان تھا کہ ہاسٹل وارڈن کی رہائش وہیں پر تھی، اور وہ اضافی کرایہ وصول کر کے ابیہ کو وہاں رہنے کی اجازت دے دیتی تھی۔ تو کیا ہوا، تمہارا گھر بھی تو اسی شہر میں ہے، تم بھی تو ہاسٹل میں رہتی ہو۔ ابیہ نے فی الفور خود کو سنبھالا تھا۔ اپنی ماضی کو ننگا کر کے وہ خود کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس قدر غلیظ ماضی۔ میرا مسئلہ اور ہے ہینا سرجٹ کا، تو بس میرا مسئلہ بھی اور ہی ہے۔ بتایا تو تھا تمہیں، سوتیلی ماں مجھے گھر میں قدم نہیں رکھنے دیتی، ابیہ نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا، اور پھر فوراً ہی بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چلو، آج کینٹین کا بل تمہارے ذمہ، پیسے آئیں گے تو میں بھی تمہیں عیش کراؤں گی، کبھی تو مجھ پہ اعتبار کرو گی۔ ہینا اسے جتاتے ہوئے اٹھی تھی۔ ابھی لب بیچ کر رہ گئی۔ امتیاز احمد، تم پوچھتے کیوں نہیں معیز سے، کیوں اتنا بدلتا جا رہا ہے وہ؟ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھو، کہیں کسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں۔ سفینہ نے لون میں بچھی میز پر چائے لا کر رکھتے ہی ڈرون حملہ کر دیا تھا۔ اخبار میں گم معیز۔ امتیاز احمد چونکے، بے اختیار اخبار بند کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے شک ہوا؟ ایک تو یہ کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی خاموشی اور سنجیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ شادی کا نام لوں تو یوں بدکتا ہے جیسے گناہ کا کام کہہ دیا ہو۔ طنز کرنے سے وہ باز نہیں آئی تھی، پھر اپنے خدشات بھی بتا دیے تو انہوں نے گہری سانس لی۔ تم بھی سفینہ؟ انہوں نے تعصب سے بیوی کو دیکھا۔ وہ باپ تو کب کا بند ہو چکا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں بند کر دیا۔ دل کی مرضی سے تم سے شادی کی، مگر تمہیں آج تک یقین نہ آ سکا۔ ہاں، سفینہ کی صاف گوئی میں ہر درمی کی جھلک تھی، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ باب مکمل طور پر بند ہوا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس تحریر کی جھلک مجھے دکھائی دے ہی جاتی ہے۔ سفینہ کی بات پر انہوں نے گہری سانس بھر کے جیسے اندر کی کثافت کو کم کیا، پھر اخبار لپیٹتے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ اس عمر میں لڑکے یوں ہی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے گول مول سا تبصرہ کیا، مگر وہ سفینہ امتیاز تھی جنہوں نے گزرے 25 برسوں میں ان کا ماضی نہیں بلایا، اور نہ ہی انہیں بولنے دیا تھا، تو اپنے لاڈلے بیٹے کے معاملے میں کیسے چونکتی؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرے نا۔ پہلے بھی تو ایسے ہی کرتا تھا، مگر اب 2-3 سالوں سے جیسے اپنے آپ میں سمٹ کے رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، وہ محتاط سے انداز میں کہہ کر چائے پینے لگے۔ سفینہ نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ یعنی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ امتیاز احمد گڑبڑا سے گئے۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو اس کا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سفینہ ڈیلی پر گئی۔ یونیورسٹی کے بعد چند گھنٹوں کے لیے تمہاری فیکٹری میں بھی تو بیٹھتا ہے، خریدنے کی کوشش کرو اس سے۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ فرما برداری سے بولے۔ کیا کہتے؟ بیٹے کے گزرے سالوں کا ایک ایک پل وہ جانتے تھے۔ ان کی خواہش پر وہ خار زار راستے پر چل پڑا تھا۔ اگر سفینہ جان جاتی کہ باپ بیٹا کس بات کے ہمراز ہیں تو قیامت سے پہلے ہی شاید اس گھر میں قیامت آ جاتی۔ زارا اور ایست اندر سے کسی بات پہ الجھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ان دونوں کی توجہ بٹی۔ ماما دیکھ رہی ہیں اسے کتنا بگڑ رہا ہے۔ یہ آئندہ میں ابو کے ساتھ کالج جاؤں گی اور انہی کے ساتھ واپس آؤں گی، یا پھر بائی کے ساتھ۔ وہ دب سے کرسی پر بیٹھی، اس کا منہ پھولا ہوا تھا، جبکہ ایست کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ امتیاز احمد بے اختیار مسکرا دیے۔ کیوں بھائی، کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ ہماری چہچہاتی چڑیا اداس کیوں ہے؟ موسم تو بہت اچھا ہے، آج پھر موڈ کیوں خراب ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا، تو سفینہ کے دل میں ہمیشہ کی طرح سکون بڑھتا چلا گیا۔ امتیاز احمد کا اولاد سے محبت کرنا انہیں ہمیشہ اپنے پیروں کی مضبوطی کا احساس دلاتا۔ ہاں ہاں، پوچھیں اس سے۔ ایک تو اسے پک اینڈ ڈراپ کروں، دم میں گھنٹوں کھڑے ہو کر اپنا رنگ جلاؤں، اور اسے دیکھیے احسان فراموش۔ ایس نے کباب اٹھایا۔ تو کون کہتا ہے آگے وہاں لڑکیوں کو تاننے کی ڈیوٹی سر انجام دو؟ زارا تنقی۔ دیکھا آپ نے، نیکی کا تو کوئی زمانہ نہیں ہے۔ وہ شاکی ہوا، مگر اس کی نگاہوں اور اس انداز سے جلکتی شرارت واضح تھی۔ میں باز آئی ایسی نیکی سے؟ زارا نے دونوں ہاتھ جوڑ کے ماتھے سے لگائے۔ ایست، کیوں تنگ کرتے ہو بہن کو؟ سفینہ نے پیار سے بیٹے کو گڑکا۔ بڑی دوپہر میں اپنے کالج سے اس کے کالج تک جاؤ، وہاں جلدی دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرو۔ بہنا صاحبہ پھر بھی راضی نہیں۔ وہ اپنے کپ میں چائے نکالتا متاسف ہوا۔
हाँ, और वो भी बताओ ना जो मुझे ऑर्डर कर रखा है कि आधे घंटे से पहले कॉलेज गेट से बाहर ना निकलूं। ज़रा तलमलाई, फिर इसकी शिकायत लगाने लगी। दरस से टेक लगा के हीरो का पोज मारे खड़ा रहता है जब तक सारी लड़कियां चली नहीं जाती। इम्तियाज़ अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट चमकी, जैसे बेटी की नाराज़गी के डर से वो छुपा गए। अलबत्ता स्पीना ने बेटे को गुड़का, एस्त क्या सुन रही हूँ मैं? ज़ाहिर है जो आपकी बेटी बताएगी वही कुछ सुनेंगी आप। हम मर्दों की इस घर में कम ही चलती है। क्यों अब्बू? वो बात को कहीं लेकर गया। इम्तियाज़ अहमद हंस पड़े। अब आप ही बताइए मामा, इतनी गर्मी में इतना फासला तय करके रोज़ इसे लेने जाता हूँ। अब दुम में जलने का कोई फ़ायदा भी तो हो। चंद हसीन चेहरे देखकर फ्रेश होने में क्या हर्ज है? वो टिटाई से बोला तो ज़रा रूहान सी होने लगी। देख रही हैं आप किस कदर बेशर्म है। ज़रा जो अपने करतूत छुपाता हो। वो दोनों जुआ थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, मगर दूसरे पल गहरे दोस्तों की मानद हो जाते। बादल से डरने वाले ए आसमान नहीं हम, सो बाल ले चुका है तो इम्तहान हमारा। एस्त ने बड़े स्टाइल से शेर पड़ा था। ओफो, चाय ठंडी हो रही है, जाओ ज़ारा बाई को बुला के लाओ। इतने अच्छे मौसम में भी आगे कमरे में बंद हो गया है। वो सफीना ने बात समेटी। वो तो मैं चली ही जाऊंगी, वो झटके से उठी, उंगली उठाते हुए बोली, मगर इस मसले का हल मुझे चाहिए। धूम मची हुई है वहाँ लड़कियों में कि पता नहीं ये हीरो किसको लेने आता है। इसका कहका बेसाख्ता था। तारीफ का शुक्रिया। वो दा बजा लाया, ज़रा पाँव पटकती अंदर चलेगी। क्यों तंग करते हो इसे? सफीना ने तनबीही नज़रों से बेटे को देखा। इसे शौक है तंग होने का, मेरी तारीफों से जेलस होती है। और बस, वो लापरवाही से बोला और अपना कबाब ख़त्म करने लगा। ज़ारा दरवाज़ा खटकाकर इजाज़त मिलने पर मॉइस के कमरे में दाखिल हुई तो वह शीशे के आगे खड़ा बाल संवार रहा था। इतने अच्छे मौसम में आप कमरे में क्या कर रहे हैं? ज़ारा मुस्कुराई। देख तो लिया है तुमने, अब क्या बताऊँ? वो बुरश लहरा कर बोला। चाय ठंडी हो रही है और मेरा मूड ख़राब। ज़ारा ने मुंह फुलाया। वो बुरश रख के पलटा। क्या हुआ फिर, कोई नई लड़ाई? वो इसके साथ चलते हुए कमरे से बाहर आई तो पूरे जोशो खरोश से इसे इसकी शिकायत लगा रही थी। इसे ज़ारा के साथ आते और पूरी तवज्जो से बहन की बात सुनकर मुस्कुराते देख स्पीना का दिल मुतमिन हुआ। मईस के लिए कप में चाय निकालने लगी। ज़ारा के लिए इन दोनों एक बहुत अच्छा प्रपोजल ज़ेर गौर था। रात के खाने के बाद चाय का दौर चला तो यही मौजू ज़ेर बहस था। मैं तो हर तरह से मुतमिन हूँ, अच्छी फैमिली है, लड़के के मुतालिक भी अच्छी रिपोर्ट ही मिली है। इम्तियाज़ साहब ने गोया अपना गेंद सफीना के कोर्ट में फेंक दी तो उन्होंने बदल तलब नज़रों से मॉइस को देखा। अच्छे लोग हैं मामा, और फिर सफीर को थोड़ा बहुत तो मैं भी पहले से जानता हूँ, बड़ी अच्छी तबीयत का बंदा है। गोया मॉइस भी राज़ी था। और मेरी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। एज ने हाथ उठाकर रजमंदी दी तो किचन में बर्तन धोती ज़ारा तिल मिलाई। इसको तो मैं पूछूंगी, बड़ा शौक है इसे मेरी शादी करवा के अपना रास्ता क्लियर करवाने का। अभी तो पढ़ रही है। वो मतजब्बस थी। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने भी नहीं देना चाहती थी और बेटी की नौमनी का खौफ भी लाक था। साल ही तो रह गया है मामा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब शादी कर दीजिए, फिलहाल मंगनी की रस्म कर लें। मॉइज़ ने मशवरा दिया। मिसिज रियाज तो हथेली पर सरसों जमाने को तैयार है। सफ़ीर का इरादा है फ्रांस जाने का। इनका ख्याल है कि नका कर दे हम ज़ारा का। स्पीना ने नई बात बताई तो लम्हा भर को सर चुप हो गए। फ्रांस क्या करने जा रहे हैं? इम्तियाज़ अहमद को अचंभा हुआ। इनका तो यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। बाप है, 3 और भाई भी हैं साथ। पता नहीं कोई रिफ्रेश कोर्सेज करने के लिए जाना चाहता है। वहाँ मामू होते हैं इसके। सफीना ने बताया तो इम्तियाज़ अहमद ने हुनकारा बढ़ा। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मईज़ और ज़ारा की इकट्ठी शादी करूँ। सफीना ने अचानक ही इजहार कर दिया। इम्तियाज़ अहमद ने बेख्तियार मईज़ को देखा जिसके तासुरात फ़ौरन ही पथरीला पन उतरने लगा था। अपनी बात कहकर सफीना अब मुंतज़िर निगाहों से मॉइस को देख रही थी। वो ज़रा सा झुंझला गया। मेरा यहाँ क्या ज़िक्र? हालांकि ज़िक्र तो मेरा होना चाहिए। मेरे साथ पैदा हुई है वो। एज़ ने मुंह बसोड़ा, मगर सफीना शायद इस बारे में संजीदगी से सोच रही थी। क्यों, क्या तुम शादी नहीं करोगे कभी? फ़िलहाल तो आप ज़रा की शादी पर फोकस करें। मैंने इस मामले में अभी कुछ नहीं सोचा। वो माँ से निगाहें चुरा गया। तो अब सोच लो, दिनों में लड़की मिल जाएगी मेरे शहजादे बेटे के लिए। सफीना मुस्कुराई और प्यार से इसे देखा। इम्तियाज़ अहमद का दिल घबरा सा गया। सही कह रहे हैं ये। तुम सारा के मुतालिक सोचो, अभी इसकी कौन सी उम्र निकलती जा रही है। सोच लेने दो इसे अच्छी तरह। इम्तियाज़ अहमद जिस तरह उजलत बोले थे, सफीना को तहैयर ने घेरा, जबकि बाप की तरफ उठने वाली मॉइस की निगाह में शिकवा तासुब था। बड़ी जिताती हुई निगाह थी इसकी। कमाल है, मैं चाहती हूँ कि ज़ारा के जाने के बाद इस घर में एक रौनक आ जाए और आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। सफीना इनसे उलझने लगी। ओफो, अभी तो यूनिवर्सिटी चल रही है इसकी। ठीक है, इसे अपने पाँव पे तो खड़ा होने दो। साफ लग रहा था कि इम्तियाज़ अहमद मईस की शादी के हक में नहीं है। अभी भी आपके साथ फैक्ट्री संभाल रहा है, ये शादी न करने का मजबूत जवाज़ नहीं है। सफीना ने इसके एतराज़ को तस्लीम नहीं किया। कम ऑन, यकलख थी मईस ने दोनों हाथ टेबल की सतह पर मारते
मारे तो एकदम खामोशी छा गई। इस मौजू को छोड़ दें आप लोग, मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं है, तलही से कहता हुआ वो वहाँ से उठ के चला गया। माय गॉड, इस मुतहैर था, इन्हें क्या हुआ, इतना गुस्सा। और परेशान तो स्पीना भी कुछ कम नहीं थी। मोइस का रवैया कुछ नफसियाती सा लगने लगा था और यूँ शादी के नाम से भटकना इनका दिल होल सा गया। और इन सबसे सिवा इम्तियाज़ अहमद किसी और ही फिक्र में थे, कहीं मोइस शादी के लिए राज़ी ही ना हो जाए। ये सोच इनके चेहरे से हुईदा थी। हीना तेजी से दरवाज़ा खोल के अंदर आई तो अबीहा को इन्हीं कपड़ों में मलबूस नोट्स के साथ सर कपाते हुए देखकर चला उठी। तुम अभी तक यूं ही सर जार मुँह फाड़ बैठी हो। अबीहा डर गई, मगर हीना को देखा तो निगाहों में सताइश सी उतर आई। वो अभी पार्लर से तैयार होके आई थी। नए स्टाइल की कटिंग, फेशियल और आईब्रो बनवाने से इसकी शक्ल निकल आई थी। मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर, हीना तुम्हारा भाई कहेगा किसे उठा लाई है साथ। हीना की कुछ मगी निगाहों के जवाब में वो गड़बड़ा कर बोली तो इसने खा जाने वाले अंदाज में कहा, वो मेरा भाई है, तुम्हारा नहीं। उठो और आप मजीद एक भी लफ्ज़ कहे बगैर तैयार हो जाओ। इसने हाथों में थामे शापड़ बैग्स बिस्तर पे देर किए। अच्छा तुम्हारा बर्थडे है, होटल में जाने की क्या तुक बनती है, घर जाके सेलिब्रेट क्यों नहीं करती। भैया ने अपनी उलझन को ज़बान दे दी। हो ना हो, वहाँ टाइम ही किसके पास है मेरे लिए। मम्मी को अपनी पार्टीज से फुर्सत मिले तो दूसरों की पार्टीज शुरू हो जाती हैं, और पापा तो हैं ही अमेरिका में। ऐसे में खाली दीवारों से जाके सर फोड़ने से बेहतर है कि भाई के साथ चंद लम्हे खुशी के बिता लूँ। हिना उदास होने लगी तो अबीहा को अफसोस हुआ कि ऐसे ही मौजू को छेड़ा जिसके मतलब वो पहले भी कई मरतबा बता चुकी थी। अच्छा इस बार माफ़ कर दो और अपना गिफ्ट यहीं पर वसूल कर लो। अगली बार लाजमी तुम्हारे साथ जाऊंगी, खबरदार। हिना ने आंखें निकाली, जो तुमने रंग में बंग डालने की कोशिश की तो। ओफो, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, पता तो है तुम्हें। अभी यह कशमकश का शिकार हुई। वो तो तुम फिक्र ही मत करो, ना सिर्फ अपनी बल्कि तुम्हारी भी शॉपिंग करके लाई हूँ, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ के शॉपिंग बैग्स उल्टने लगी तो बिस्तर पे दो जगमगाते जोड़ों के साथ जाने क्या क्या अलम गलम बिखर गया। अभी यहाँ गहरी सांस भर के रहेगी, मगर अफरार की कोई सूरत ना बची थी। अच्छा वेरी गुड, तुम्हारी सलाहियतों का मैं यूं ही तो मतअरफ नहीं हूँ। सफीना बेडरूम में दाखिल हुई तो इम्तियाज़ अहमद बड़े मूड में किसी के साथ मोबाइल पर मुँह गुफ्तगू थे। इन पर निगाह पड़ी तो इम्तियाज़ अहमद ने बात मुख्तसर करी। चलो ठीक है, बाकी बातें मिलके तय करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्यों फ़ोन बंद कर दिया, मैं कौन सा आपकी गुफ्तगू में हलल डालती। सफीना अंदर की बेचैनी को दबाते हुए बोली और बैठ के एक कोने में टिक गई। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है हमारी कंपनी को, इसीलिए लोन भी मंजूर हो गया है। वो खुश थे। अच्छा, सफीना ने शकी अंदाज में कहा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। इम्तियाज़ अहमद ठिठके, इनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। क्या बात है तुम्हारी। सफीना बेगम, ना कभी खुद मेरे दिल पर उतरी और ना ही मुझे ये मौका दिया तुमने। इतने इतने सालों में भी नहीं जान पाई मुझे। इनके अंदाज में बहुत अरसे के बाद शिकवा दर आया, वरना इससे पहले तो वह नज़रअंदाज ही कर देते थे इनके हर शक हर कज अदाई को। और वाकई सफीना ने हमेशा इन्हें सती अंदाज से परखा था, कभी अंदर ना उतर पाई। अभी भी वो इसी तनाजुर में बोली, दिल तुम्हारे पास दिल था ही कब। इम्तियाज़ अहमद, मेरे पास तो तुम बेदिल आए थे, बेरुख जज्बों के साथ। क्या इस बात से भी इनकार करोगी कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो इस वक्त सिर्फ तुम्हारा था। वो बहस कम ही करते थे, मगर इस वक्त जैसे वो भी बहस पर उतर आए। सालहा तुम्हारी मंगेतर ही नहीं, बचपन का प्यार थी। इम्तियाज़ अहमद, और मोहब्बत की राह में तुम नहीं, वो किसी और मोड़ मुड़ गई थी। तुम तो तन्हा शाहराए मोहब्बत पे चलते ही जा रहे थे। ऐसा इश्क था तुम्हें इस बेहया से जिसने पता नहीं किसके साथ यारी लगा ली। सफीना इस जिक्र पर सालों बाद भी इस जज्बातियात का शिकार थी जैसे आज ही की बात हो। सफीना, इनके अंदाज़े गुफ्तगू ने इम्तियाज़ अहमद की रंगत लाल कर दी। उन्होंने तनबीही अंदाज में सफीना को टोका, मगर वो अपने मजाज की मलका थी। तो क्या झूठ है इसमें इम्तियाज़ अहमद? कहो, क्या इसने किसी और की खातिर तुम्हें ठुकराना दिया था? सगी चाचा ज़ात थी तुम्हारी, मगर कैसी बदफितरत निकली। सर से पाँव तक नीलो नील कर दिया माँ बाप ने, मगर इसका 4 दिनों का इश्क जीत गया। वह सुलगते लहजे में सारी कहानी बयान कर रही थी। शादी से इनकार बहरहाल मैंने किया था, बल्कि इसकी शादी से पहले ही मैंने तुमसे शादी कर ली थी। वो तकलीफ़ में थे। सफीना बेगम यूं ही नश्तर हाथ में लिए इनके जख्म खरीदती रहती थी, किसी माहिर जिराह की तरह। जानती थी जख्म को कहाँ से छीनना है। इसमें भी तुम्हारी मोहब्बत बल्कि इश्क की खुदगर्जी शामिल थी, क्योंकि तुम जानते थे तुम्हारे चाचा साला की वहाँ शादी मर के भी ना करते। तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर साला की मोहब्बत कामयाब करवा दी। तुमसे मायूस होकर तुम्हारे चाचा ने इसे ब्याह दिया इसके आशिक के साथ, और ज़िंदगी भर यूँ कता तल्लुक़ किया कि माँ बाप की मैयतों पर भी ना पहुँच पाई। वह जैसे लुत्फ़ ले रही थी सालहा की बेबसी का, इम्तियाज़ अहमद की नाकाम मोहब्बत का। बाकी जब सालहा अपनी मोहब्बत के लिए इनके सामने तरपी बिल की तो उन्होंने माँ से कह दिया कि वह सफीना से शादी करना चाहते हैं। सफीना इनकी खालाजाद थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए दोनों में सफीना
देखते हुए दिनों में सफीना इनकी दुल्हन बना दी गई। तब चाचा ने बेटी की जिद और जान देने की हद तक हठीलेपन को देखते हुए इसकी मुराद सदीकी से शादी करके इनसे हर तल्लुक तोड़ लिया। मगर ये सब तो माजी बाई था, ऐसा माजी जिसका दफन हो जाना ही बेहतर था। मगर सफीना तो इनके माजी को जैसे मसाले लगा के मम्मी बना के खनूत करके संभाले हुए थी। बस करो सफीना, अल्लाह के लिए बस कर दो, मर चुकी है वो, अब तो इसे बख्श दो। इम्तियाज़ अहमद बेख्तियार हो गए। उन्होंने ज़माने में किसी को पता ना चला उन्होंने हो ना हो ज़माने में किसी को पता ना चला इसके मरने का, तुम ही से सुना था मैंने। राब्ता था तभी पता चला ना तुम्हें। वो बेहद स्पाक थी, या शायद दिल से इन्हें यकीन ही ना आता था कि वो हसीन मूरत मर चुकी है जो कभी इम्तियाज़ अहमद के दिल की मलका हुआ करती थी। हाँ था राब्ता, मगर वो अब कहीं नहीं है। ये बात तुम क्यों नहीं समझ लेती? इसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह बात भी तुम्हारे लिए काबिल इत्मीनान नहीं। वो फट पड़े तो सफीना एक झटके से उठ खड़ी हुई। हाँ नहीं है, और ना ही सारी ज़िंदगी होगी, क्योंकि इसने ठुकराया था तुम्हें। रास्ता इसने बदला था, तुमने नहीं। तुम्हारे दिल में तो इसके लिए मोहब्बत ही बड़ी थी। बेकार की बहस करके मेरा सर दुखा दिया है तुमने। जाओ यहाँ से, या फिर मैं ही चला जाता हूँ। वो बददिल से हो गए। रहने दो, मैं ही चली जाती हूँ। तुम्हारी तन्हाई तुम थोड़ी देर और यादों में खेल लो। वो जाते जाते भी तंज करने से बाज ना आई थी। इम्तियाज़ अहमद ने गहरी सांस भर के अंदर की कसावत कम करने की सही की, फिर आंखें मूंद ली। अबीहा वार्डन को यही कहना कि तुम्हारी किसी दोस्त के यहाँ पार्टी है, क्योंकि मैंने इसे यही बताया है। हीना तैयार होने के बाद बोली तो सैंडल पहनती अबीहा बद की क्या मतलब? झूठ बोलने की इजाज़त ली है तुमने बाहर जाने के लिए? सो बट वो खबीस वार्डन निकलने कहाँ देती है? वैसे इतनी मुश्किलों से तो मार्केट तक जाने दिया था इसने। एक्चुअली मैं तो खास हॉस्टल से बाहर जाती रहती हूँ ना, इसलिए मुझे इजाज़त देते हुए इससे तकलीफ़ होती है। तुम्हारे लिए इसने फ़ौरन ही इजाज़त दे दी थी। हीना ने मजबूरी बयान की, मगर वो तज़बज़ब का शिकार थी। ओफ़ो, बिला वजह बताया तुम्हें? अरे यार, कहाँ ना किसी दोस्त का ही बहाना बनाया है। चलो अब शाम हो रही है, वापसी पर देर हुई तो वार्डन कच्चा चबा जाएगी हमें। हाँ चलो, वो दिल से इसके साथ जाने को राज़ी ना थी, मगर एक ही दोस्त थी, इसे नाराज़ होने का मौका भी नहीं देना चाहती थी। हीना ने तनकीदी निगाहों से इसका जायज़ा लिया। बिल्कुल सादा से हुलिये में रहने वाली अबीहा ने कीमती लिबास तो पहन लिया, मगर मेकअप की किसी शय को हाथ तक न लगाया था। मगर इस सादगी में भी वो जगमगा रही थी, जबकि इसके बरक्स हीना ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। इसे हीना के साथ जाते देखकर वार्डन की निगाहों में नागवाड़ी सी उतर आई। अबीहा का दिल लर्जने लगा। मैंने इसे कहा था कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रही हो, हीना ने इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए सरगोशी में बताया। बाहर आके अबीहा ने नाराज़गी से अपना बाजू छुड़वाया। इंसान ऐसा काम करे ही क्यों जिसमें झूठ बोलना पड़े? अगर तुम्हारा भाई खुद आके तुम्हें हॉस्टल से ले जाता तो हम दोनों ही गुनहगार ना होती। अच्छा बीबी मोमना, आइंदा ऐसा ही करूंगी। हीना ने फ़ौरन ही बात समेट दी। मेन रोड से इन्हें रिक्शा मिल गया तो किसी रेस्टोरेंट का नाम बताकर हीना जल्दी से अंदर बैठ गई, जबकि अबीहा ने बड़ी बेदिली से अंदर कदम रखा। वो इसके साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर हाय रे दोस्ती, वो ये भी काम करवा लिया करती है। जो कोई दूसरा कहे तो हम सफ़ा चट इनकार कर दें। अबीहा ऐसा सोच रही थी। आधे घंटे के बाद दोनों एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। अबीहा नर्वस होने लगी। यहाँ जाएंगे हम? हाँ तो, हीना ने जैसे इसकी परेशानी से लुत्फ लिया। हीना प्लीज़, मुझे इन जगहों के मैनर्स का ज़रा नहीं पता, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ। तुम चलो तो दरवाज़ा मैं खोल दूंगी तुम्हारे लिए। हीना बड़ी पुरइत्माद थी, क्योंकि जिस क्लास से इसका तल्लुक था वहाँ होटलिंग आम सी बात थी, मगर अबीहा अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई होटल देखने वाली थी। हीना का हाथ था में वो किसी छोटी बच्ची की तरह अंदर दाखिल हुई तो इसी के खनक माहौल ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ढेर सारे लोग, बातों की झुंझुनाहट, बर्तनों का शोर, तेज़ रफ्तारी से आते जाते वेटर्स। अबीहा की टांगें लर्ज रही थी। ये तो कोई और ही दुनिया थी, गमों से दूर, बेफिक्र। कम ऑन बिया, बी कॉन्फिडेंट, क्या जाहलों की तरह बिहेव कर रही हो? ऐसी जगह पर यूँ जाहिर करना चाहिए जैसे कितनी ही दफ़ा आ चुके हो। हीना मुतलाशी नज़रों से हाल में देखते हुए इसे समझा रही थी, फिर इसको लिए एक कॉर्नर की टेबल की तरफ चल दी। ऊंचा लंबा मुनासिब शक्ल सूरत का वो शख्स वो हीना को देखकर मुस्कुराते हुए उठा और वालाहाना अंदाज में इससे ऊंचा लंबा मुनासिब शक्ल सूरत का वो शख्स हीना को देखकर मुस्कुराते हुए उठा और वालाहाना अंदाज में से मिला। इसने गले से लगते हुए हीना के रुखसार पर प्यार किया। कैसी हो? वो यूं ही इसकी कमर में हाथ डाले पूछ रहा था। अबीहा का दिल अजीब सा होने लगा। बहन भाई की ऐसी बेबाक बेतकल्फी शायद हीना की क्लास का ही हिस्सा थी। हीना इससे अलग होकर पलटी और अबीहा का हाथ थामकर इसे अपने साथ किया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अबीहा, मैंने तुम्हें बताया था फ़ोन पे। हीना इसका तारुफ करवा रही थी, जबकि मुकाबल की गहरी नज़रों ने लम्हा भर में ही अबीहा को सरतापा पसीने में शराबूर कर दिया। इसका शिद्दत से वहाँ से गायब हो जाने को दिल चाहा। नाइस टू मीट यू। इसने अबीहा की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसकी रंगत उड़ गई। इसने बेख्तियार खुद को हीना की ओट में कर लिया। कम ऑन सेफ़ी, हीना ने बेतकल्फ़ी से अपने भाई के शाने पे हाथ मारा। ये हमारी क्लास के रवैयों की आदी नहीं है, कहते हुए इसने अबीहा को कुर्सी पर बैठाया। आई सी। वह अभी अबीहा के दमकते रूप को देख रहा था, फिर हीना को देखकर मैंने खजी से बोला,
خیر حسن کی ہر خطا معاف ہوتی ہے۔ ہینا ہنستی ہوئی اپنی ہینا ہنستی ہوئی اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ بڑی دیر لگا دی آنے میں تو کب سے آنکھیں بچھائے بیٹھا تھا تمہاری راہ میں، وہ ہینا کو والہانہ نظروں سے تکتے ہوئے بولا۔ جانے بہن بائی کی ملاقات کتنے لمبے عرصے بعد ہو رہی تھی۔ ابیہا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ ہینا ہلکے سے کھنکار کے بولی، ابیہا کو منانے میں ٹائم لگ گیا ہے، میں نے کہا میری برتھ ڈے پر میری دوست ہی ساتھ نہ ہوئی تو کیا مزہ، مگر تمہاری موجودگی کی وجہ سے یہ جھجک رہی تھی۔ میں نے کہا میرا بھائی تمہارا بھائی، ہینا کے انداز میں ہلکی سی شرارت تھی، مگر سیفی جیسے بدک اٹھا۔ بھائی؟ ہینا نے بے اختیار سیفی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دبایا۔ جی میرے بھائی، وجہ سے تنبیہی انداز میں بولی تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑایا، لعنت ہے یار، بندہ کم از کم لفظ تو سوچ سمجھ کے نکالے منہ سے۔ ہینا زور سے ہنسی۔ تمہیں زیادہ اعتراض کس پر ہے، میرے بھائی ہونے پر یا ابیہا کے؟ شٹ اپ، وہ قدرے برہم سا ہوا۔ اچھا چلو سوری، اور اب جلدی سے آرڈر دو، وارڈنس نے صرف 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ ہینا نے فوراً ہی بات کے ساتھ موڈ بھی بدل دیا۔ ہینا واپس چلیں؟ ابیہا کا دل ہنوز کسی نے مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ ماحول اس کی تربیت اور اقدار سے میل نہیں کھاتا۔ بور کر دیا نا میری فرینڈ کو، ہینا نے سیفی کو گھورا، پھر ابیہا کو پیار سے دیکھ کر بولی، آئی ایم سوری، اس لیے تمہیں کہتی ہوں کہ اپنی دکیا نوسیت کی چادر کو اتار پھینکو، ہر جگہ آیا جایا کرو، تبھی کانفیڈنٹ آئے گا تمہارے اندر۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے کر وہ دونوں مدھم سرگوشیوں میں بات کرنے لگے تو ابیہا کو اپنی موجودگی غیر ضروری لگنے لگی۔ وہ دہان بیٹھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں نظر دوڑانے لگی، جہاں ہر چہرے پر رونق اور بے فکری تھی، اور یہ دونوں ایسی چیزیں تھیں جن کا ابیہا کی زندگی میں فقدان تھا۔ وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ ہر کوئی اپنی فیملی، اپنے فرینڈ کے ساتھ مگن تھا، یوں جیسے کوئی دکھ انہیں چھو کر نہ گزرا ہو۔ کرسی گھسیٹنے کی آواز پر ابیہا بے اختیار چونکی۔ اس نے سیفی اور ہینا کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ کھانا آئے گا، میں تھوڑی دیر لگے گی۔ ابیہا تم ذرا بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں، ہینا نے عام سے انداز میں کہا، مگر اس کی رنگت اڑ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ بڑا خبیث ہے، میرا گفٹ کمرے میں ہی بھولا ہے، اور اب اکیلے لانے پہ راضی بھی نہیں۔ جا کے دیکھوں تو صحیح، ایسا کون سا نادر و نیاب گفٹ ہے؟ بس میری جان، میں 2 منٹ میں آئی، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی تو سیفی کی موجودگی میں ابیہا کو کوئی اعتراض بھی نہ کر سکی، مگر اسے بہت عجیب سا لگا۔ بہن نے اس شہر میں گھر ہوتے ہوئے بھی ہاسٹل میں پناہ لے رکھی ہے، تو بھائی کون سا کم ہے، اس نے ہوٹل میں کمرہ لے رکھا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتی پھر سے لوگوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ ذرا دیر کے بعد ویٹر آ کے برتن سیٹ کرنے لگا۔ ابیہا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر ہینا کی واپسی کے کوئی آثار دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اپنا موبائل ہاسٹل میں چھوڑ آئی تھی، ورنہ کم از کم ہینا کو کال ہی کر لیتی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ دونوں بڑے فریش اور اچھے موڈ میں واپس آئے۔ اس دوران ابیہا کئی دفعہ ہینا کے ساتھ آئندہ نہ آنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ ہینا نے ایک ہی نظر میں اس کا بگڑا موڈ پاپ لیا۔ آئی ایم سوری یار، پاپا کی کال آ گئی، سیفی کے موبائل پر مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ سو سوری، وہ جھک کر ابیہا کے گال پہ پیار کرتے ہوئے بولی تو اسے موڈ ٹھیک کرنا ہی پڑا۔ اتنا کچھ رہ گیا ہے ویٹر، ان کا وقت تو بہت اچھے سے گزر سکتا تھا۔ سیفی کی مسکراہٹ اتنا کچھ رکھ گیا ہے ویٹر، ان کا وقت تو بہت اچھے سے گزر سکتا تھا۔ سیفی کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ یہ دیکھو، ڈائمنڈ رنگ اور بریسلٹ گفٹ کیا ہے، سیفی نے مجھے ہینا سے دکھا رہی تھی۔ ابیہا نے سرسری نگاہ ڈالی، مگر واپسی پر وہ ہینا سے الجھ پڑی۔ یہ دونوں چیزیں اتنی وزنی تھی کہ تمہارا بھائی اٹھا کر نہ لا سکا کمرے سے۔ ہینا دل کھول کے ہنسی۔ کچھ تحفے لینے کے لیے مقابل کی ہر بات ماننی پڑتی ہے میری جان۔ ابیہا اس کی چٹائی پر کرتی رکشے کے باہر دیکھنے لگی۔ سب کی رضامندی کے ساتھ سفیر کا رشتہ زارا کے لیے منظور کر لیا گیا۔ ان دونوں سفینہ کا موڈ اور مزاج قدرے بہتر تھا۔ جانے سالہ کے مرنے کی خبر پہ یقین آ گیا تھا، اور پھر بیٹی کی بہترین جگہ رشتہ لگ جانے کی خوشی تھی۔ چونکہ ان لوگوں کا ارادہ نکاح کرنے کا تھا، اس لیے شاپنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی بھی وہ زارا کے ساتھ اس کے سسرال والوں کے لیے شاپنگ کر کے لوٹی تھی۔ اف، زارا نے شاپنگ بیگ صوفے پر ڈھیر کی اور خود بھی وہیں کرسی گر سی گئی۔ اس سے پہلے شاپنگ کرنے میں اتنی تھکاوٹ کبھی نہیں ہوئی مجھے۔ زارا ماما کی طرح کچھ زیادہ ہی نزاکت پسند تھی، بلکہ اس پر شاید ماں کا اثر کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس سے پہلے تمہاری بات بھی تو طے نہیں ہوئی سسٹر، اس طرح دھو کے فریش تھا جملہ کستر ٹی وی اس سے پہلے تمہاری بات بھی تو طے نہیں ہوئی سسٹر، ایز نہا دھو کے فریش سا جملہ کستر ٹی وی کے آگے جم کے بیٹھ گیا۔ ماما اب ایزد کیا کرے گا؟ زارا نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے سفینہ سے پوچھا تو ایزد ماں سے پہلے ہی بولا، میں تمہاری شادی کے بعد ایزی فیل کروں گا، اور کیا؟ جی نہیں،
ट्विंस हो, हर काम में शुरू से मेरी निकाली करते आए हो। मैं तो डरती थी कि कहीं अब तुम भी निकाह के लिए शोर ना मचा दो। वह शरारत से बोली। अरे वाह, इसको भी जैसे ध्यान आया। मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? कुछ सोचे मम्मा, कहीं से कोई लड़की बरामद करें। वह जैसे बेताब हुआ शादी करने को। सफीना ने मुस्कुरा कर इससे देखा। ऐसे थोड़ी बोझ की तरह सर से उतार दूंगी। मैं तो अपने बेटों के लिए चांद सी दुल्हने लाऊंगी। दुनिया देखेगी जैसे चांद को देखती है, चांद जैसी, यानी गड़े पड़े होंगे चाहे चेहरे पर। इसने जैसे सदमाती कैफियत तारी करते हुए कहा तो सफीना को हंसी आ गई। बेवकूफ़ मसाल दे रही थी। फिर उन्होंने साफ से कहा, जब तक मईस की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपने बारे में सोचना भी मत। लो, अब इन्हीं के बारे में सोचता रहूँगा, मेरे बारे में कौन सोचेगा? इसने नाराज़गी से कहा। तुम्हारा मैं खुद सोच लूँगी, उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। मेरा तो ख्याल था कि इस बिल्ली के साथ ही बाई की नैया पार लगा देती, कम से कम मेरा रास्ता तो साफ हो जाता। फिर मैं जब जी चाहे अपने बारे में सोचता। वो यूं ही बातें करता था। वह माने भी तो ना, ऐसे बदकता है शादी के नाम से जैसे कोई हता करने को कह दिया हो। सफीना वाकई मोइस के रवैये से परेशान थी। आप कहें तो मैं पता लगाऊं, मसूब कहीं दिल ना लगा बैठे हों किसी गरीब सी लड़की से, और अब इस बात से आपको ना बता रही हूँ कि कहीं आप इसे रिजेक्ट ना कर दें। इसने लम्हों में कहानी बना ली थी। सफीना ने इसे घूरा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लो जी, वो हंसा। हर माँ का यही डायलॉग होता है। तो जो ऐसा करते हैं वो पता नहीं पेड़ों पे उगते हैं शायद। इसकी बात पे सफीना के साथ ज़रा भी हंसी थी। बाहर की तरफ जाते मोइस को सफीना ने आवाज़ दे के बुला लिया। जी मामा, कहाँ जा रहे हो? यूं ही दोस्तों की तरफ मुख्तसरन बोला। मगर सफीना शायद तफसीली बात के मूड में थी। आइए, अपने बहन भाई की फरमाइश सुनी तुमने? ये कह रहे हैं कि ज़ारा के साथ तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जैसे चल रहा है चलने दे। फिलहाल मैं शादी के मूड में नहीं हूँ। वो बड़ी बेजारी से कहकर एक्सक्यूज़ करता चला गया। वाह वाह, क्या नखरे हैं भाई। इसने मुतासिर होकर सरदना फिर शिकायतन बोला। ये अब मोड़ पे चलेंगे और इधर हम अरादा बांधे बैठे हैं और किसी को परवाह नहीं। शट अप एस, हर बात मजाक नहीं होती। बाई के रवैये को देखो, ये नॉर्मल नहीं है। पहले हमारे साथ हर हल्ले गुल्ले में शामिल होते थे, मौज मस्ती सैरो तफरीही, और अब उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है। यूनिवर्सिटी, ऑफिस और घर के अलावा बस दोस्तों के साथ ही नजर आते हैं। हमारे लिए तो जैसे वक्त ही नहीं इनके पास। ज़रा जज्बाती होने लगी। वो बड़े हो गए हैं अब, ऐसने से पिचकारा। वो पहले भी हमसे बड़े ही थे, कोई नए नए बड़े नहीं हुए। चिढ़ कर बोली। खैर, अब मैं सोच रही हूँ कि इस मौजू पर मई से खुलकर बात करूँ। आखिर वो चाहता क्या है? सफीना ने कहा। और अगर इनकी डिमांड आपके लिए काबिल कबूल ना हुई तो? एस ने माँ का इम्तहान लिया तो इसे टालती हुई उठ खड़ी हुई। वो बाद में देखा जाएगा, पहले इससे बात तो करने दो। वो देखते ही पटारी में से क्या निकलता है। सांप ही निकलेगा मम्मा, सपेरा तो निकलने से रहा। एस की ज़बान फिर फिसली तो वो हंस दी। ज़रा अपनी शॉपिंग समेटने लगी। सफीना ने यही मौजी इम्तियाज़ अहमद के सामने छेड़ा तो वो बेसख्ता बोले, तो इसमें क्या गलत है? जब मूड होगा कर लेगा। सफीना इनके जवाब पर लम्हा भर को इन्हें देख कर रह गई। फिर बोली, क्या दिमाग मिलता है बाप बेटे का? ऐसे फैसले मोड के पाबंद नहीं हुआ करते। इम्तियाज़ अहमद। ओफो, मेरा मतलब था इसे सोचने के लिए वक़्त दो, उन्होंने गड़बड़ा कर कहा। इसका काम सिर्फ रजमंदी शो करना है। लड़की मैं खुद तलाश करूंगी अपने बेटे के लिए, आला ख़ानदान की। सफीना ने तफाखर से कहा तो इम्तियाज़ अहमद ने बेख्तियार पहलू बदला। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? पहले खैरियत से ज़ारा का निकाह हो जाने दो, फिर सोचते हैं इस बारे में भी। सफीना ने इन्हें घूरा। कमाल है, मैं तो सोच रही थी कि तुम मेरा साथ दोगे, मगर तुम तो इसी की ज़बान बोल रहे हो। ये हकीकत है सफीना के हम इसकी रजमंदी के बगैर इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अरसा सब्र करो। हो सकता है वाकई वो अभी शादी ना करना चाहता हो। वो पढ़ रहा है, वो अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है इसके बाद फुल टाइम फैक्ट्री संभालेगा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो स्कूल में पढ़ रहा है। वो बदमज़ा होकर बोली। तो इनकी कज बख्शी से वाकफियत की बिना पर इम्तियाज़ अहमद ने बेहतर समझा कि अपनों पहलू बचा ले। वैसे भी मोइज़ खुद ही शादी के लिए राज़ी ना था। वो इसकी हिमायत भी ना करते तो ये मामला सर चलने वाला नहीं था। चलो ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो वो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो माने तब ना। सफीना झुंझलाई। तो फिर फ़िलहाल इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इनके इत्मीनान को सफीना ने शक्की नज़रों से देखा, मगर बोली कुछ नहीं। वह इम्तियाज़ अहमद के ऑफिस में बैठा था। इनकी बात सुन के उछल ही तो पड़ा। क्या कह रहे हैं आप अब्बू? इसको ज़ारा के निकाह में इनवाइट करेंगे? बेयकीनी से ज़्यादा नागवारी इसके लहजे से वाइदा थी। तो इम्तियाज़ अहमद ने इस्तफ़ाहमिया अंदाज में बोवें अचकाई। जायज़ और शरई रिश्ता है इसका सबसे। आप अपने लफ्ज़ों से फिर रहे हैं। शादी के वक्त आपने कहा था कि इसका हमारे घर और इसके मुकीनों से कोई रिश्ता ना होगा। मोइज़ ने लबिश्ते हुए लहजे में कहा। बहुत से फैसले वक्त और हालात को देख कर करने पड़ते हैं मोइज़, और इस वक्त हालात का तकाज़ा यही है कि मैं इसे तनहा ना छोड़ूं। जो जिम्मेदारी मैंने अल्लाह और इसके रसूल को गवाह बना के अपने शानों पे ली थी, इसे निभाऊं। वो बेहद संजीदा थे। मोइज़ ने अपनी चीखने की ख्वाहिश पर बहुत मुश्किल से काबू पाया था। खुद को बद वक्त तमाम संभाल कर वो तलखी से बोला, और मामा, वो जो क़यामत मचाएंगी इसका कुछ सोचा है आपने? अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं इसे संभाल लूँगा मोइज़। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से मोइद
मोइज़ को देखा। मोइज़ ने फिलफोर कतईयत से इनकार कर दिया। हरगिज़ नहीं अब्बू, मैं पहले ही आपका बहुत साथ दे चुका हूँ, मगर इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आप इसे घर बुलाएंगे तो अपनी ज़िम्मेदारी पर मामा के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। तुम सिर्फ इसके साथ अपने रिश्ते का तयन कर लो मोइज़, बाकी काम मेरा है। मोइज़ ने तासुब से अपने बाप को देखा, फिर खफीफ से गुस्से बड़े लहजे में बोला, इसका हर रिश्ता सिर्फ आपसे है अब्बू। मैंने तो फ़कत एक मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया था, आपका बरम रखा था, और बस इन्हें इसके लफ्ज़ों ने तकलीफ दी थी। जी और बस, दैट्स ओवर एंड ऑल। मुतरही से कहता फिर वहाँ रुका नहीं था, उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इम्तियाज़ अहमद ने बेख्तियार अपने दिल को मसला, जहाँ वो हल्का सा दर्द महसूस कर रहे थे। जाने मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगा या नहीं। ज़ारा के निकाह की तकरीब शहर के बेहतरीन मैरिज हॉल में मुनअक्कद हुई। सफ़ीर और ज़ारा की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। आज मोइज़ का मूड भी बहुत अच्छा था। बहुत अरसे के बाद वह सबके साथ खुशगपियों में मशगूल था। ऐसे में कितनी बार इसने खुद को किसी की निगाहों के हसार और किसी के तवज्जो का मरकज़ पाया। वो रबाब थी ज़ारा की नान, बेहद मॉडर्न और बोल्ड। एक ऐसी लड़की जिसे अपनी खूबसूरती का पूरी तरह एहसास था, और इसी एहसास ने इसे इतना इत्मीनान दिया था कि जब मोइज़ सफीना के पास खड़ा था तो वो खुद आकर सफीना से बोली, देख रही हैं आंटी, ये वैल्यू है लड़के वालों की। यहाँ तो हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। बड़ा नाज बड़ा शिकवा था। ने कहा लापरवाह बने खड़े मोइज़ पर थी। क्या हुआ बेटा? सफीना की परेशानी फितरी थी। भाई कोई कंपनी ही नहीं दे रहा हमें, यहाँ बोर हो गई हूँ मैं तो। एक एड से दोस्ती हुई थी, मगर आज तो वो भी स्टेज पर बैठा पोज दे रहा है। इसने मुंह बस सुड़ा तो सफीना बेख्तियार मुस्कुरा दी। उन्होंने मोइज़ का बाजू थाम कर कहा, तो चलो आप मोइज़ से दोस्ती कर लो, ये भी बहुत अच्छी कंपनी देता है। सफीना ने जैसे से मोइज़ के हवाले करके एक्सक्यूज़ करती स्टेज की तरफ बढ़ गई। इन दोनों के दरमियान खामोशी ठहर सी गई। आप अपनी ज़बान दिखाएंगे? रबाब ने अचानक फरमाइश की तो मोइज़ हैरान हुआ। जी वो क्यों? थैंक गॉड, दरअसल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी बेज़बान मर्द नहीं देखा, मगर आप तो अच्छा खासा बोल लेते हैं। वो शरारत से बोली तो वो बेसाख्ता ही हंसा बड़े अरसे के बाद, मगर इसे अपना हंसना खुद ही कुछ इतना अजीब लगा कि फ़ौरन ही होंठ समेट लिए। हाय आई एम रबाब, इसने जैसे ने सारे सीधे से तारुफ कराते हुए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे थाम कर वो इसी संजीदगी से बोला जो इसका खासा बन चुकी थी। मुझे मोइज़ अहमद कहते हैं। तो मोइज़ अहमद साहब, आपको अच्छा लग रहा है ये आप जनाब और बनावटी तकल्लुफ़ात? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। मोइज़ ने शान शिकाई, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जैसे जी चाहे बात करो, मैंने तुम्हें अदब व अदाब का आर्डर नहीं दिया। शुक्रिया। वो सर झुकाकर ममनूनियत से बोली। मोइज़ यार, तुम्हारी गाड़ी किसकी गाड़ी के पीछे खड़ी है? पार्किंग में जाके देखो, उन्होंने गाड़ी निकालनी है अपनी। मोइज़ के कज़न ने आकर पैगाम रसानी की तो रबाब ने बदमज़ा होकर इससे देखा। मोइज़ एक्सक्यूज़ करता हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। रबाब की सतैशी नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। पार्किंग एरिया में आकर मोइज़ ने अपनी गाड़ी निकाली तो आगे वाली गाड़ी को निकलने का रास्ता मिला। वो दोबारा अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी, एक नस्वानी आवाज़ ने उजलत इसे पुकारा तो वो ठिठक कर पलटा। स्याह चादर में मलफूफ वजूद मोइज़ को शक हुआ, क्या इसने मुझे ही पुकारा है? जी फरमाइए। स्याह चादर का पर्दा रुख से थोड़ा सा हटा तो मोइज़ की निगाह लहजा बर को ठिठक सी गई। वो यहाँ कोई शादी का फंक्शन है? वो गड़बड़ाई सटपटाई सी लड़की थी। किसकी शादी पे इनवाइट हैं आप? मोइज़ ने इस्तफसार किया। जी वो दरअसल शादी ने कहा था, शायद इम्तियाज़ अहमद की बेटी का। इसकी पेशानी चमक उठी थी। मोइज़ बड़े ज़ोर से चौंका। इसकी खामोशी पर वो घबरा सी गई। मैं इनके ड्राइवर के साथ आई हूँ, इसने मुझे बाहर ड्रॉप किया है। मोइज़ के तन बदन में शरारत सा दौड़ गया। कौन हो तुम? जी मैं अबिहा। वो इसी के बदलते अंदाज से खौफजदा सी होकर बोली तो मोइज़ लम्हा भर को लड़खड़ा सा गया। जिस क़यामत का वो सोचना भी ना चाहता था वो इसकी दहलीज पे आन खड़ी हुई थी। इससे अंदर हाल में सबके हंसते मुस्कुराते मुतमिन चेहरे नजर आए, और अगर ये फितना अंदर चला गया तो क्या फसाद मचेगा, कैसी जगह सही होगी, और मम्मा वो तो क़यामत ढा देंगी। मोइज़ की रगों में लावा दौड़ने लगा। इसने बेख्तियार आगे बढ़ के अबीहा का बाजू हाथ में जकड़ कर उड़ाते हुए कहा, मैं इम्तियाज़ अहमद का बेटा हूँ, जानती तो होगी तुम मुझे। मोइज़ अहमद नाम है मेरा, और मैं तुम्हें अपने हंसते बसते घर को तबाह करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। अबू ने तुमसे जो रिश्ता जोड़ा है इसमें इनका साथ देना मेरी मजबूरी थी, मगर तुम्हारी वजह से मेरी माँ का सुकून बर्बाद हो ये मुझे कतन कबूल नहीं। आई बात समझ में? मोइज़ ने इसके बाजू का झटका दिया तो इसकी चादर सिर का शानों पर ढलक गई। मोइज़ की आंखें चंदिया सी गई, आंसुओं से बड़ी आंखें खौफ से फैली हुई थी, जैसे इसका तारुफ इस पर पहाड़ बन के गिरा हो। मोइज़ ने इसे खफीफ सा धकेला तो वो लड़खड़ा कर पीछे हटी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और भूल जाओ कि किसी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है। गेट आउट। वो नफरत भरे लहजे में कहता लंबे लंबे डंग भरता अंदर की तरफ बढ़ा और जेब से मोबाइल निकालकर इम्तियाज़ अहमद के ड्राइवर को कार में लाई। हबीब खान बाहर पार्किंग में अभी जिस लड़की को ड्रॉप किया है इसे वापस छोड़ाओ जहाँ से लाए हो, वो तहकमाना अंदाज में बोला। मोबाइल ऑफ करके जेब में डालते हुए मोइज़ अहमद ने खुद को अजीब सी वहशत का शिकार होते महसूस किया। ये इसका खुदा जानता था या फिर खुद अबिहा कि वो किस जिल्लत को बर्दाश्त करती। हॉस्टल पहुंची।
ड्राइवर की वजह से वो रो भी ना सकी। वार्डन से सामना ना हुआ था, वरना वो ज़रूर मशकूक हो जाती। अव्वल तो अबिहा कभी कहीं गई ही नहीं थी, मसवाए कभी कभार इम्तियाज़ अहमद के साथ जाने के, और आज अगर किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त लेकर गई भी तो आधे घंटे के अंदर इस कदर टाल सी वापस आई। अब यह तकरीबन भागते कदमों से अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। सच शुक्र के हिना घर गई हुई थी, वरना आज अबिहा की ज़िंदगी इसके सामने बेनकाब हो चुकी होती। इसे रोना आया अपनी बेबसी पर, अपनी बेकसी पर। इसे इम्तियाज़ अहमद जैसे कमज़ोर सहारे पर रोना आया, और वह मईज़ अहमद के सुलूक का दुख तो हद से सिवा था। वो अपने बिस्तर पर सुकर सिमट कर बैठी थी, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, बेहद खौफजदा अंदाज में। इसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल तन्हा थी, एक शरीर रिश्ते और मजबूत सहारे के होते हुए भी। वो इस दुनिया में हजूम में अकेली थी। इसकी माँ ने जिल्लत के घड़े में गिरने से बचाने के लिए इसे एक शरीर रिश्ते के तख्त इम्तियाज़ अहमद के हवाले किया, मगर जो सलूक इसे यहाँ सहना पड़ रहा था वो किसी दलदल में धंसने के मुतरादिफ था। इसकी सी आंखों में छुपी हकारत याद आई। वो कभी मुझे इस घर में कदम नहीं रखने देगा जहाँ इसकी माँ रहती है। इंशाल्लाह बाकी किस्त जल्दी ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।